हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर 5, जिसमें एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, हमने अपने लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ मिक्सचर और उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं ये सारी बातों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो उन्हीं पर बेस्ड है ये हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। इसको सेपरेट करने के लिए हमें इवेपोरेशन टेक्निक का यूज करना होगा। आप वाटर जिसमें सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व है उसको जब टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे, तो लिक्विड जो है वो वेपर की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा और आपको सोडियम क्लोराइड आपके जो वेसल है उसके बॉटम में मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बच्चों सब्लाइम करता है, तो आप इसको सब्लिमेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। इसको सेपरेट करने के लिए आपको फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज करना होगा। नेक्स्ट, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर। जब भी हम पिगमेंट्स को सेपरेट करने की बात करते हैं तो वहां पर हमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करना होता है बच्चों। दैट इज अ टेक्निक जिससे आप डिफरेंट कलर एक डाई से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बटर फ्रॉम कर्ड। इसको सेपरेट करने के लिए आपको सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट, ऑयल फ्रॉम वाटर। ये बच्चों एक इमिसिबल लिक्विड है, मतलब ऑयल हमारा वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, कैप्सूल रह जाते हैं ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, तो इसीलिए आप इसको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टी लीव्स फ्रॉम टी। इसको सेपरेट करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन टेक्निक की ज़रूरत होगी। हम ये सबसे ज़्यादा अपने घर पर करते ही हैं। जब चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को चाय से सेपरेट करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन का यूज़ करना होता है, जिसमें हम छन्नी से जो सॉलिड रेजिड्यू है, जो छन्नी के ऊपर रह जाता है वो सॉलिड रेजिड्यू है, और जो फिल्टर है, जो फिल्ट्रेट होता है वो हमारी लिक्विड चाय होती है। नेक्स्ट, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। आयरन एक ऐसा मेटल होता है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए आप इसको मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, मतलब गेहूं को भूसी से अलग करना। इसको सेपरेट करने के लिए विनोइंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसमें ये जनरली फार्मर्स के द्वारा यूज़ की जाती है, किसानों के द्वारा खेती बाड़ी में यूज़ की जाती है, जिसमें आप हवा में जो गेहूं मिक्स्ड विद भूसी है उसको जब हिलाते हैं तो हवा की वजह से, भूसी हल्की होने की वजह से उड़ जाती है, अलग हो जाती है, और हमें गेहूं का अनाज जो दाने के फॉर्म में है वो मिलता है। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। इसको आप सेपरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से, जिसमें जो भी आपके मड पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है बाय अ स्टूडेंट जिसका नाम है प्रज्ञा। उसने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया है विद 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, और ये टेबल बनाई है एक, जिसमें जो भी सब्सटेंस उसने डिसॉल्व किए हैं वाटर में डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, 283, 293, 313, दैट इज 313, 333 एंड 353। तो इन डिफरेंट टेम्परेचर्स पर सॉल्युबिलिटी की एक टेबल ऑब्जर्वेशन बनाई गई है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग सॉल्युबिलिटी है विद 100 ग्राम ऑफ वाटर। पोटेशियम नाइट्रेट की 283 केल्विन पर सॉल्युबिलिटी 21 है। इसका मतलब ये है कि 21 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज क्वाइट डिसॉल्वेबल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। डिसॉल्व हो जाएगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at
313 केल्विन। देखिए बच्चों, जो टेबल में हमें दिया हुआ है 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज 62 सॉल्युबिलिटी दी हुई है, यानी कि 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहां पर हमसे पूछा है कि अगर 50 ग्राम ऑफ वाटर है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर, 50 ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो सकता है टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब यही हमें निकालना है। तो देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। 100 ग्राम वाटर में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है, तो 50 ग्राम ऑफ वाटर अगर है तो कितना आपका पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व होगा। देखिए बच्चों, वैसे तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं इसको, वॉल्यूम आधा हो गया है, तो अगर हमारा सॉल्वेंट का वॉल्यूम आधा हो गया है तो आप सॉल्यूट का वॉल्यूम भी आधा कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे तो 62 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई इट विद 50 और ये आपका आ जाएगा 31 ग्राम। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है सेम क्वेश्चन का कि प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट द टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। अगर सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा 353 पर, जो उसकी सॉल्युबिलिटी गिवन है, तो क्या इफेक्ट होगा, क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। तो देखिए बच्चों, जो सॉल्युबल पोटेशियम क्लोराइड है वो सेपरेट आउट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टल बन जाएंगे पोटेशियम क्लोराइड के, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम क्लोराइड की वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और इसीलिए पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल की फॉर्म में आपको विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। हमें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी पता करनी है हर सॉल्ट की एट 293 केल्विन और बताना है कि किस सॉल्ट की सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है उस टेम्परेचर पर 293 केल्विन पर। तो 293 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी है 32, सोडियम क्लोराइड 36, पोटेशियम क्लोराइड 35 एंड अमोनियम क्लोराइड इज 37। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी गिवन है। सभी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है जिसमें से अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। मतलब हमें यहाँ रिलेशन बताना है सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर में। तो बच्चों, अगर आप इस टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है बच्चों, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। solubility is also getting increased। टेम्परेचर बढ़ाने से solubility increase होती है। This is the final observation। So temperature is directly proportional to the solubility। Next question है classify each of the following as homogeneous और heterogeneous mixture। तो सबसे पहले homogeneous mixture क्या होता है स्टूडेंट्स। homogeneous mixture जिसमें दो या दो से ज़्यादा components मिक्स करके एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का सब्सटेंस बनाते हैं। एक प्रोडक्ट बनता है जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है। नो मैटर आप कितनी क्वांटिटी उस फाइनल मिक्सचर की लेंगे, लेकिन रेशियो जो है कंपोनेंट्स के वो सेम रहेंगे, फिक्स रहेंगे। जबकि ऐसा हेट्रोजेनस मिक्सचर के साथ नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं उनके कंपोनेंट्स, इसीलिए उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर बिकॉज दे आर नॉन यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन। तो यहां पर दिया हुआ है सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी। तो आपको बताना है इसमें से होमोजेनस कौन है और हेट्रोजेनस कौन है। सोडा वाटर डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स मिलकर के एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनता है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है, तो इसीलिए ये हमारा होमोजेनस है। वुड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें आपके अलग अलग कंपोनेंट्स कंबाइन तो करते हैं, लेयर बाय लेयर स्टैक भी करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हेट्रोजेनस। एयर में आपके डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है ये, लेकिन एक ही फेज का एक सब्सटेंस बनता है, इसीलिए एयर हमारा होमोजेनस की कैटेगरी में आता है। अनलाइक सॉइल अगेन हमारा हेट्रोजेनस है।
विनेगर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन वाटर में, तो इसीलिए ये होमोजेनस है। एक डेफिनेट रेशियो होता है एसिटिक एसिड और वाटर का, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। सिमिलरली फिल्टर्ड टी, जिसमें आपकी एक ही फेज विजिबल होती है, अगर एक ही फेज विजिबल है तो आप उसको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, तो ये भी आपका होमोजेनस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस जिसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, अदर कोई भी कंपोनेंट अलग फेज का या अलग स्टेट का उसमें मिक्स ना हो, आप उसको कहेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसा देख सकते हैं हम यहाँ पर आइस। आइस इज नथिंग बट द सॉलिड H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में मिक्स्ड हैं। यहाँ पर रेशियो फिक्स है। थ्रू आउट द वाटर, थ्रू आउट आइस आपको सिर्फ यही कंपाउंड मिलेगा, इसीलिए इसको आप प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। मिल्क आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, तो इसीलिए ये आपका इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। आयरन एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट जिसमें आपके सिर्फ आयरन के ही एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए आप इसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 1:1 इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है जो कि प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन के एटम्स यहां पर होते हैं, तो इसीलिए ये भी आपका 1:1 का एक फिक्स्ड रेशियो वाला एक कंपाउंड बनाता है, जिसको हम प्योर सब्सटेंस में रखते हैं। बच्चों, हमने लेक्चर में पढ़ा है कि प्योर सब्सटेंस दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सेम टाइप के एटम्स जब जुड़ते हैं, सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं, तो आपका एक एलिमेंट है, राइट? और जब सेम टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर वाटर का ही एग्जाम्पल लें, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, कंबाइन होकर के वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये एक कंपाउंड बना है जो कि प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं मर्क्यूरी, ये हमारा लिक्विड मेटल होता है, ये भी प्योर सब्सटेंस है, सिर्फ मर्क्यूरी के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रिक में बच्चों डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसीलिए ये हमारा इम्प्योर में आता है। वुड भी हमारा इम्प्योर में ही आता है, क्योंकि नॉन फिक्स्ड रेशियो में अलग अलग कंपोनेंट्स जुड़ते हैं और एक वुड का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं एयर। एयर हमारा होमोजेनस मिक्सचर है, बट इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन राइट प्रोपोर्शन। एक राइट प्रोपोर्शन में डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एयर का मिक्सचर बनता है, तो इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो बेसिकली ये आपका आता है होमोजेनस मिक्सचर के अंदर, जिसमें आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। डिटेल में हमने लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अब आपको बताना है कि आउट ऑफ दिस गिवन मिक्सचर सॉल्यूशन कौन है। सी वाटर, इट इज अ सॉल्यूशन। एयर इज अ सॉल्यूशन। सोडा वाटर भी आपका सॉल्यूशन होता है। तो ये आपके सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर, दीज आर द सॉल्यूशन। सॉइल आपका सॉल्यूशन नहीं है, सिमिलरली कोल भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल। पार्टिकल्स आपके हर एक मिक्सचर में अलग अलग पार्टिकल साइज में होते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें 1 नैनोमीटर से कम रेंज होती है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कोलॉइडल की बात करेंगे बच्चों, तो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का पार्टिकल साइज होता है। और सस्पेंशन की बात करेंगे तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है।
जो आपको गिवन मिक्सचर हैं उनमें से आपको बताना है कि टिंडल इफेक्ट कौन एग्जिबिट करेगा। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन विल एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन विल ऑल्सो एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन और कोलॉइडल पार्टिकल साइज ज्यादा होने की वजह से टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लाइट को स्कैटर कर पाते हैं इनके पार्टिकल्स। सॉल्ट सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है, एक ट्रू सॉल्यूशन है, एक ही फेज में बहुत कम पार्टिकल साइज में पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं इसमें, तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता। मिल्क कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है, ये टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट नहीं करेगा। अनलाइक स्टार्च सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स जब एक ही टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। एक फिक्स्ड रेशियो में अलग अलग एलिमेंट्स भी कंबाइन होकर के लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो में जब जुड़ते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मिक्सचर जिसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। तो देखते हैं, सोडियम एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है बच्चों। सॉइल आपका एक मिक्सचर है। सुगर सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, सुगर सॉल्यूशन आपका एक मिक्सचर है। सिल्वर इज एन एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। टिन आपका एक एलिमेंट है। आई होप अगर आपको इनकी डेफिनेशंस क्लियर होंगी तो आप जो भी गिवन एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। तो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने एग्जाम्पल्स को जस्टिफाई कर पाएंगे कि टिन एक एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें टिन के ही एटम्स प्रेजेंट हैं। सिलिकॉन भी आपका एलिमेंट है जिसमें आपके सेम काइंड के एटम्स प्रेजेंट हैं। कोल क्या होता है? कार्बन होता है बच्चों। तो कार्बन एक एलिमेंट होता है बट कोल आपका एक मिक्सचर है। आगे देखते हैं, एयर आपका मिक्सचर है, कोल आपका एक मिक्सचर है, एयर भी आपका एक मिक्सचर है। सोप भी आपका मिक्सचर होता है, डिफरेंट फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। मीथेन आपका एक कंपाउंड है। CH4 एक फिक्स्ड रेशियो में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका कंपाउंड है। ब्लड आपका एक मिक्सचर है। तो फोकस करिए डेफिनेशन पर, एग्जाम्पल्स आपको अपने आप क्लियर होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इनमें से केमिकल चेंजेस कौन है? दो टाइप के चेंजेस हमने डिस्कस किए हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है और जो एक बार अगर कंप्लीट हो भी गया तो आप इसको दोबारा रिवर्ट बैक कर सकते हैं। जबकि केमिकल चेंजेस में नया प्रोडक्ट बनता है और वंस इट इज कंप्लीटेड, एक बार आपका पूरा चेंज हो गया, आप उसको दोबारा इनिशियल पोजीशन में नहीं ला सकते। पहला पार्ट देखते हैं, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि टाइम के साथ प्लांट ग्रो कर रहा है, दैट इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, नया प्रोडक्ट बनता है। आयरन की जब मॉइस्चर से रिएक्शन होती है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है जो कि एक नया कंपाउंड है। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सेंड। यहाँ पर सिर्फ मिक्सिंग हो रही है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। आयरन फिलिंग और सेंड इनको आप बहुत आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ मैग्नेट। तो मिक्सिंग ऑफ आयरन एंड सेंड ये फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, वंस फूड इज कुक्ड आप उसको दोबारा अनकुक नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर में जो आपका लिक्विड वाटर है वो फ्रीज होकर के सॉलिड वाटर में बन रहा है, तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, फॉर्म चेंज हो रही है, तो इसीलिए ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ अ कैंडल। बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज फिजिकल एंड केमिकल बोथ द चेंजेस। फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें बर्निंग हो रही है, कंबशन, तो इसीलिए ये हमारा केमिकल चेंज भी है। तो ये थे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2। आई होप आपको लेक्चर्स और एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप हमारी वेबसाइट schoolji.in पर जाकर डाउट पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर जो क्विज दी गई है आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें
और ये जानें कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से क्लियर हुआ है।